नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 10 जुलाई 2024 है, दिन बुधवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। एक बार फिर से दोस्तों हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। युवा मित्रों को गिरफ्तार करने पर अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। बोले, लोकतंत्र में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है, लेकिन सरकार उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही। इसी के साथ ही दोस्तों भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बनाने वाली है शैडो कैबिनेट। गहलोत, पायलट, डोटासरा, जूली के साथ युवा विधायक शामिल होंगे, हर विभाग पर रखेंगे नजर। बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों राजस्थान के 4,92,000 पेंशनर्स पर आया अपडेट। जाने दोस्तों अब आपको कब मिलेगा महंगाई भत्ता। वहीं दोस्तों जयपुर में जज साहब भी फंस गए साइबर क्रिमिनल्स के चक्कर में, गवा बैठे कई लाख रुपए। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर कैसे फंस गए जज साहब इन साइबर ठगों के चक्कर में। वहीं दोस्तों राजस्थान में इस सीजन में 15% ज्यादा बारिश। अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम, जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट। इसी के साथ ही दोस्तों पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, अब 3 महीने की पेंशन आप ले सकेंगे एडवांस में। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर कब शुरू होगी ये सुविधा और कैसे मिलेगी आपको ये पेंशन। वहीं दोस्तों अब क्या भजनलाल सरकार बजट में बांटेगी मुफ्त की रेवड़ियां। वित्त मंत्री दिया कुमारी से जनता को बड़ी आस। वहीं दोस्तों अब राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा अब 33% का आरक्षण। पूरी खबर के बारे में दोस्तों जानने के लिए बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, अब सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान बनेगा सिरमौर। एनर्जी मिनिस्टर ने कुसुम योजना लाभार्थी किसानों से किया संवाद, समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। देखिए दोस्तों राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय भारत सोलर कंपोनेंट एक्सपो का बीते दिन समापन हुआ। समापन स्तर के दौरान राजस्थान सरकार के एनर्जी मिनिस्टर से कुसुम योजना लाभार्थी किसानों ने सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान उपस्थित किसान, सोलर मैन्युफैक्चरर और बैंक NBFC के प्रतिनिधियों ने सोलर से जुड़ी समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। मंत्री ने एक कर सभी के सुझावों पर काम करने का आश्वासन दिया। टॉक शो में एनर्जी मिनिस्टर हीरालाल नागर ने कहा कि इस बार भीषण गर्मी के कारण राज्य में बिजली की मांग में 33% का इजाफा हुआ। सरकार जनता के साथ है, बिजली उत्पादन के लिए कोयले की कोई कमी नहीं आएगी। सोलर एनर्जी से भी राजस्थान अब अव्वल बनेगा, यहाँ भरपूर मात्रा में निवेश होगा। नागर ने सीधे संवाद के दौरान RSS सदस्यों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और सभी का समाधान करने का आश्वासन दिया। समस्याएं लिखित में देने के लिए नागर ने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील बंसल को कहा और साथ ही ये भी कहा कि पिन पॉइंट बात कीजिए और सुझाव दीजिए। इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन 15 सितंबर तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को लेना होगा हिस्सा। चयनित IDA पर मिलेगा 10,000 का इनाम। देखिए दोस्तों केंद्र सरकारी मानक है योजना के तहत प्रदेश में इस साल भी इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 15 सितंबर तक स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में चयनित प्रोजेक्ट्स पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स को 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन स्कूल स्तर पर किया जाएगा। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार की इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के तहत क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक के वो स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकेंगे जिनकी उम्र 10 से लेकर 15 साल के बीच में है। ऐसे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल से आवेदन करना होगा। सामाजिक स्तर पर परिवर्तन या फिर तकनीकी रूप से परिवर्तन के लिए किसी भी रचनात्मक सुझाव के लिए प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। इनमें जो भी प्रोजेक्ट कमेटी को पसंद आएगा उस पर स्टूडेंट के बैंक खाते में 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे। इसके लिए संख्या तय नहीं है। प्रोजेक्ट बेहतर होने पर ये राशि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन के रूप में मिल जाएगी। वहीं दोस्तों ये आवेदन EMIAS पोर्टल पर भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.inspireawards.dst.gov.in पर लॉगिन करना होगा। स्कूल को अपना UDICE कोड देना होगा ताकि ये पहचान हो सके कि किस स्कूल के स्टूडेंट ने आवेदन किया है। युवा मित्रों को गिरफ्तार करने पर गहलोत ने साधा निशाना। बोले, लोकतंत्र में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है। देखिए दोस्तों रोजगार की फिर से बहाली हेतु जयपुर स्थित शहीद स्मारक में बैठकर धरना दे रहे युवा मित्रों पर पुलिस प्रशासन के लगातार दबाव बनाने और गिरफ्तार करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्वीट कर निंदा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कई युवाओं और एक्टिविस्ट ने मेरे कार्यालय में आकर और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि वे बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, राजीव गांधी युवा मित्र बहाली, भर्तियों की घोषणा जैसे मुद्दों पर जयपुर में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, परंतु प्रशासन उन्हें सरकार के दबाव में अनुमति नहीं दे रहा। धरना
प्रदर्शन के लिए आरक्षित शहीद स्मारक से भी उन्हें बार बार बल प्रयोग कर भगा दिया जाता है, ये उचित नहीं है। लोकतंत्र में अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जनता का अधिकार है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। मैं सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों से ये आग्रह करूंगा कि इस तरीके की अलोकतांत्रिक कार्य प्रणाली न अपनाए और जनता को उनका लोकतांत्रिक हक प्रयोग करने दे। लेकिन ये चुनी हुई सरकार के द्वारा आमजन की आवाज को लगातार असंवैधानिक तरीके से कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बनाएगी शैडो कैबिनेट। गहलोत, पायलट, धारीवाल, डोटासरा के साथ युवा विधायक शामिल होंगे, हर विभाग पर रखेंगे नजर। देखिए दोस्तों, भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस इस बार शैडो कैबिनेट बनाने जा रही है। शैडो कैबिनेट में वरिष्ठ और युवा विधायकों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अनुभवी विधायकों के साथ पहली बार जीतकर आने वाले विधायकों को भी शैडो मंत्री बनाया जाएगा। वहीं शैडो मंत्रियों को उसी तरह विभाग बांटे जाएंगे जिस तरीके से कैबिनेट में बांटे जाते हैं। शैडो कैबिनेट में शामिल विधायकों को जो भी विभाग बांटे जाएंगे वे उस विभाग के कामकाज पर नजर रखेंगे, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट जुटाएंगे। विभाग अगर किसी योजना में बदलाव करता है या कोई गड़बड़ होती है, उसके दस्तावेज जुटाकर सबूत इकट्ठा करने के बाद विधानसभा और बाहर वो मुद्दा उठाया जाएगा। शैडो कैबिनेट की समय समय पर बैठकें भी होगी, इसमें सरकार को घेरने वाले मुद्दों को छांटा जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये भी है कि कांग्रेस की शैडो कैबिनेट में आखिर कौन से चेहरों को कांग्रेस शामिल करेगी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस है जिन नेताओं को शैडो कैबिनेट में शामिल करेगी उनमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, वहीं पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया, हरीश चौधरी, अशोक चांदना, दयाराम परमार, हरेंद्र मिर्दा, हरिमोहन शर्मा, राजेंद्र पारिक, हाकम अली खान, लक्ष्मण मीणा, डॉक्टर सीखा मिल बराला, रफीक खान, रतन देवासी, भीमराज भाटी, मनीष यादव, विकास चौधरी, ललित यादव, ये सभी नेता कांग्रेस की शैडो कैबिनेट में शामिल होंगे। इस बात से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भजनलाल सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने शैडो कमेटी जो बनाई है उसमें चुन चुन कर नेताओं को शामिल किया गया है। राजस्थान के 4,92,000 पेंशनर्स पर अपडेट जाने दोस्तों, अब कब मिलेगा आपको महंगाई भत्ता। देखिए दोस्तों, कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से 1.5 साल तक प्रदेश के 4,92,000 पेंशनर्स का महंगाई भत्ता रोका गया था। कोरोना काल को 2 साल हो गए हैं लेकिन पेंशनर्स को महंगाई भत्ता अब तक नहीं मिला। प्रदेश में दिसंबर 2022 तक 4,92,000 पेंशनर्स थे जिनका महंगाई भत्ता रोक दिया गया। प्रति पेंशनर कम से कम 30,000 और अधिकतम करीब 1 लाख रुपए राशि रोकी गई है। इस लिहाज से तो राजस्थान के लाखों पेंशनर्स की करोड़ों की राशि सरकार के खाते से पेंशनर तक नहीं पहुंच पाई। इसकी मांग कई महीनों से की जा रही है लेकिन सरकार की ओर से इसे लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनदेखा किया, वहीं प्रदेश की अब भाजपा सरकार ने भी अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। गौरतलब की बात है दोस्तों, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और 6 माह में बढ़ाने का नियम है। वहीं दोस्तों, राज्य सरकार ने 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए 16% तथा 6ठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों और पेंशनों के डीए में 9% की बढ़ोतरी की, जिसका लाभ तो वेतन में 1 अप्रैल से, पेंशन में 1 जनवरी से मिलने लगा। वहीं 5वें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए को अब 427 से बढ़ाकर 443% तथा 6ठे वेतन आयोग वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए को 230 से बढ़ाकर 239% कर दिया गया। वहीं दोस्तों, कोरोना काल में एक और तो भत्ता रोका गया, वहीं दूसरी ओर इस दौरान कई पेंशनर दिवंगत हो गए। ऐसे में अधिकांश पेंशनर्स के परिजनों को पता भी नहीं है कि उनके दिवंगत पेंशनर के नाम का एरियर मिलना भी बाकी है। वहीं दोस्तों, पिछले भी करीब 10 महीने से चुनावी गतिविधियों में व्यस्त का सरकार बहाना बना रही है। महंगाई भत्ता रुका होने की स्थिति सिर्फ राजस्थान में नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे देश में है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया जा सका। यानी कि दोस्तों, अब भी नहीं पता है कि ये रुका हुआ पेंशनर्स का भत्ता कब उन्हें मिलेगा, कब ये उनके खाते में आएगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग से जुड़ी दोस्तों बड़ी खबर, चुनावी ड्यूटी में लगे इन शिक्षकों पर अब होगा बड़ा एक्शन। देखिए दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए, परंतु शिक्षा विभाग से चुनाव कार्य के लिए ड्यूटी पर भेजे गए शिक्षकों में से कुछ शिक्षक अभी भी स्कूलों में नहीं लौटे हैं। ऐसे में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रतिनियुक्तियां समाप्त होने के आदेश भी जारी कर दिए। नए शिक्षा स्तर में ग्रीष्मावकाश के बाद सरकारी स्कूल खुल गए। शिक्षा विभाग प्रवेशोत्सव पुस्तकों का वितरण और पाठ्यक्रम शुरू करवा चुका है। नामांकन बढ़ाने के लिए घर घर सर्वे करवाया जा रहा है। प्रवेशोत्सव का पहला चरण तो 15 जुलाई को पूरा भी हो रहा है, लेकिन प्रदेश में कई शिक्षकों के अभी तक चुनावी ड्यूटी से रिलीव होकर अपने मूल पदस्थापन पर ड्यूटी नहीं संभालने से स्कूलों में नामांकन के लिए सर्वे आदि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों को ये मालूम तक नहीं कि कितने शिक्षक चुनावी ड्यूटी में अभी भी कार्यरत है। हालांकि शिक्षा निदेशक ने स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए शिक्षकों को स्कूल जाने और सप्ताही प्रतिनियुक्तियां निरस्त की जा चुकी होने के निर्देश भी दिए हैं। जयपुर में जज साहब भी फंस गए, साइबर क्रिमिनल के चक्कर में गवा बैठे इतने लाख रुपए।
देखिए दोस्तों, आम जनता से तो ये साइबर क्रिमिनल पैसे ऐंठते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी जज को भी ये साइबर क्रिमिनल ठग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हो चुका है, वो भी अपने प्रदेश राजस्थान में। राजधानी जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व जज के साथ ठगी का मामला दोस्तों सामने आया। साइबर क्रिमिनल ने 2 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने जज से दूरसंचार अधिकारी राहुल तिवारी बनकर बात की। जज से कहा गया कि उनके नाम पर एक सिम चल रही है, इस सिम के जरिए गलत ट्रांजैक्शन हुए। इसके बाद उस ठग ने जज और उनकी पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जज ने बदमाशों द्वारा बताए गए खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मैं दोस्तों, जब हमारे सामने ये न्यूज आई तो हमें भी इस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये साइबर क्रिमिनल एक जज को भी ठग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच है, इन लोगों ने एक जज को भी ठग लिया। दोस्तों, जब ये एक जज को ठग सकते हैं तो हम और आप तो आम लोग हैं, हमारे साथ तो ये क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे साइबर क्रिमिनलों से बचकर रहिए। अगर कोई आपके पास ऐसे कॉल करके आपको डराता है, धमकाता है, तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। राजस्थान में भू माफियाओं पर कसेगी नकेल, भजनलाल सरकार करने जा रही है ये बड़ा काम। देखिए दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्रों को रियल एस्टेट बाजार बनाने से रोकने के लिए राज्य सरकार रिको लैंड डिस्पोजल रूल्स में संशोधन करने जा रही है। इसमें उत्पादन शुरू करने से लेकर पेनल्टी लगाने तक की समय सीमा को कम किया जा सकता है। बाजार से सस्ती दर पर जमीन लेकर उसे बेचकर मुनाफा कमाने वालों पर भी सख्ती होगी। उद्योग मंत्री के निर्देश पर रिको इस पर होमवर्क कर रहा है। रिको अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 साल में भूखंड आवंटन शर्तों की पालना नहीं कराने वाले करीब 48 आवंटन निरस्त किए गए हैं। शिक्षक हीराराम ने अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था लीक पेपर, पुलिस के पहुंचने से पहले गोवा से फरार। देखिए दोस्तों, वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस उदयपुर के सरकारी अध्यापक हीराराम सारण को तलाश रही है। सारण ने ही परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध करवाया था, वो पकड़ा नहीं गया, इसलिए अभी तक पुलिस उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई जहां से पेपर चुराया गया था। हीरा के गोवा में छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग निकला। उधर एसओजी गिरफ्तार 11 आरोपितों से पूछताछ कर पेपर लेने वाले अन्य अभ्यर्थियों की पहचान में जुटी है। लीक पेपर पढ़ने वाले सभी अभ्यर्थी गिरफ्तार हो गए हैं। एसएमएस अस्पताल परिसर में भर्ती नहीं हो सकते नशेड़ी और मनोरोगी मरीज, 4 किलोमीटर दूर है वार्ड, मरीज और परिजन हो रहे हैं परेशान। देखिए दोस्तों, प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में नशे से ग्रस्त और मनोरोगियों के भर्ती होने के लिए जगह ही नहीं है। उन्हें भर्ती होने के लिए यहां से 4 किलोमीटर दूर मनोचिकित्सा केंद्र में जाना पड़ रहा है। इससे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी ब्लॉक में नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी संचालित होती है। इसमें रोजाना 150-180 मरीज आते हैं। इनमें मानसिक रोग के अलावा कई मरीज नशे की लत के कारण गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत भर्ती करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ उन्हें ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। दिलावर के बाद अब पुनिया के बिगड़े बोल, राहुल गांधी के लिए कह डाली ये बड़ी बात। देखिए दोस्तों, बाड़मेर पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीस पुनिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। सर्किट हाउस में उन्होंने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत भी की। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उन्होंने करारा हमला भी बोला। पुनिया ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां परिपक्व हो गई है, लेकिन इस चीज का कोई पैमाना नहीं है कि नेता परिपक्व हो गए या नहीं। अभी भी नेता परिपक्व नहीं है। राहुल गांधी उनमें से एक है। उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ते दौड़ते कब पटरी से उतर जाए ये किसी को भी नहीं पता चलता और ये उनको खुद को भी नहीं पता चलता। ऐसा ही उनके भाषण में दिख रहा है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना किसी परिपक्व नेता की पहचान तो नहीं है। उनके इस बयान के बाद लगता है कि वो चीन और विदेशी ताकतों से फोन पर संपर्क में। इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हो सकती है। खाद्य सुरक्षा योजना पर आया दोस्तों नया अपडेट। गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी ठप। जाने दोस्तों आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना पर एक नया अपडेट आया। जयपुर में गेहूं की डोर स्टेप यानी होम डिलीवरी ठप हो गई है। जी हां, कमीशन को लेकर विभाग और डीलर आमने सामने आ गए। जयपुर जिले में तो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित श्रेणी के 63,000 लाभार्थियों को योजना के तहत गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दिए जाने वाले कमीशन को लेकर खाद्य विभाग और राशन डीलर्स में अभी तक ठनी हुई है। दोस्तों, ऐसे में राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर शहर और जिले में गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी ठप है। राशन डीलर्स का कहना है कि 10 जुलाई को जो बजट पेश होगा, अगर सरकार इसमें डीलर्स के लिए कमीशन मासिक मानदेय को लेकर अगर सरकार कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करती तो पूरे प्रदेश में डोर स्टेप डिलीवरी को ठप कर दिया जाएगा। श्री सांवलिया जी में दूसरे राउंड की गिनती पूरी। 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हुई काउंटिंग। सोने और चांदी का तोल अभी बाकी। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई। दूसरे चरण में 4,35,40,000 रुपए की गिनती हुई। अब तक 12,05,81,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। शेष गिनती आज की जाएगी। सोना चांदी का तोल करना भी बाकी है। डोटासरा बोले आरएसएस की मानसिकता इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की है। पीसीसी चीफ बोले शिक्षा मंत्री को शिक्षा का ज्ञान नहीं, गलत बयानबाजी करते रहते हैं।
देखिए दोस्तों, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिक्षा का कोई ज्ञान ही नहीं, उन्हें सिर्फ अनग्रिल बयानबाजी का पूरा ज्ञान है। डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजीविका भवन पंचायत समिति के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने राजीविका भवन का शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम भी वहां मौजूद थे। वहीं इसी दौरान इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम में मर्ज करने को लेकर डोटासरा ने कहा कि आरएसएस की मानसिकता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो जाए और आदर्श विद्या मंदिर पुनः चालू हो जाए। गरीब का बच्चा इंग्लिश न पढ़कर मातृभाषा पढ़े और अपने घर बैठ जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री रोजाना बयान दे रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल बर्बाद हो गए हैं, इन्हें भवन नहीं दिए गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 3.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या वो सड़कों पर टेंट लगाकर पढ़ रहे हैं? इसका जवाब शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को अब 33% आरक्षण। गृह राज्य मंत्री खुद के जिले का जिक्र कर बोले, डीग में देश का सबसे ज्यादा 18% साइबर क्राइम है। देखिए, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि सरकार के लिए नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा प्राथमिकता है। राजस्थान में पुलिस की भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 33% तक किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। तृतीय श्रेणी में 50% आरक्षण कर दिया गया है। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार इस पर जल्द शिकंजा भी कसेगी। वहीं वर्तमान समय में साइबर क्राइम को बड़ी चुनौती बताते हुए गृह राज्य मंत्री ने इसके लिए मजबूत पुलिसिंग की भी बात की। अपने जिले का जिक्र करते हुए कहा कि डीग जिले में देश का सर्वाधिक 18% साइबर अपराध होता है। वृक्ष सखियों ने लगाई 3100 पौधे। 3 साल तक देखभाल करने पर प्रति पेड़ मिलेगी धनराशि। पर्यावरण संतुलन के लिए की पहल। देखिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने का संकल्प लेते हुए धौलपुर जिले की वृक्ष सखियों ने 30 गांव में 3100 पौधे लगाए। पौधों की देखभाल करने पर प्रत्येक वृक्ष सखी को नगद धनराशि का भुगतान किया जाएगा। मंजरी फाउंडेशन द्वारा पौधारोपण करने के बाद उनकी देखभाल के लिए धनराशि की घोषणा किए जाने की नई पहल की गई है। सतीश पुनिया बोले, प्रभारी बनाना देश निकाला नहीं होता, माना राजस्थान में जातिगत विभाजन से नुकसान हुआ। कहा हरियाणा में अपने दम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। देखिए, हरियाणा के नए प्रभारी और राजस्थान बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि दूसरे राज्य में प्रभारी बनना देश निकाला नहीं होता है। उन्होंने हरियाणा के साथ ही राजस्थान में भी सक्रिय रहने के संकेत दिए हैं। वहीं मीडिया से खास बातचीत में राजस्थान में बीजेपी की कम सीटें आने पर कहा कि जीतने पर सब कमियां ढक जाती है, हारने पर सब उभर कर आ जाती है। हमें क्रॉस करेक्शन करना होगा, हम आत्मचिंतन करना होगा। हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर पुनिया ने कहा कि बीजेपी इस बार अपने दम पर वहां चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करते हुए पुनिया ने कहा कि वहां डबल इंजन की सरकार का लाभ लोगों तक पहुंचा है, लोग इसे जारी रखना चाहते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने बिना पर्ची यानी कि सिफारिश और बिना खर्ची यानी कि रिश्वत के सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसका लाभ चुनावों में हमें मिलेगा। ऑपरेशन रोमियो दोबारा शुरू करने की मांग। एसपी ने ली जन सहभागिता बैठक। साइबर और नए कानून सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। देखिए, चूरू के कोतवाली थाने में जनहित जन सहभागिता बैठक आयोजन किया गया। एसपी जय यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में साइबर क्राइम नए कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शहर के सीएलजी शांति समिति सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र मौजूद रहे। वहीं सीएलजी सदस्यों ने बैठक में यातायात व्यवस्था, जुलूस, त्योहार और सीसीटीवी कैमरे लगवाने, स्कूल कॉलेजों के पास जाब्ता लगाने, ऑपरेशन रोमियो शुरू करने, पावर बाइक पकड़ने को लेकर चर्चा की। इस दौरान एसपी जय यादव ने आमजन और उपस्थित लोगों से बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी अपील की। महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन आसान, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा एडमिशन, खाली पड़ी है सीट। देखिए, प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एडमिशन के लिए अब प्रोसेस को सामान्य कर दिया गया है। राज्य के जिन स्कूल में सीट्स खाली रह गई है, वहां पहले आओ पहले पाओ मेरिट के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, स्तर प्रियति एडमिशन होते रहेंगे। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के महात्मा गांधी और अन्य सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीट खाली है, सीट से कम आवेदन है। अंधविश्वास का दरबार बंद कर बाबा हुआ अंडरग्राउंड। पत्नी और बेटे को छोड़कर गया, भक्तों को कहा संपर्क में रहना, जल्दी ही नई जगह मिलूंगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना में कथित बाबा अनिल कुमार गर्ग का दरबार बंद हो गया। बाबा के दरबार के टेंट और सामियाने उखड़ चुके हैं और बाबा अभी खुद अंडरग्राउंड हो गया है। हाथरस कांड के बाद पुलिस ने यहां कार्रवाई की थी, तब से बाबा गायब है। वो गुलाब की पंखड़ियों और लौंग से कैंसर, बांझपन, पथरी और कई गंभीर बीमारियों के इलाज करने का दावा करता था। राजस्थान में अब 22 जनवरी होगा उत्सव दिवस। मदन दिलावर ने लॉन्च किया कैलेंडर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसी साल यानी 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मुख्य रूप से पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, जबकि प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों में उत्सव भी मनाया गया था। वहीं अब इस दिन को राजस्थान में भी विशेष रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राजस्थान में अब 22 जनवरी की तारीख को वार्षिक उत्सव दिवस की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी अब 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खजूर की खेती से राजस्थान में बड़ा मुनाफा, मिलती है सब्सिडी, मुस्लिम देशों में भी है डिमांड।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में खेती के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व अधिकारी का जुनून यहाँ के रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक की तस्वीर बदल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले के पास स्थित रूपवास गांव में मूल निवासी रिटायर्ड IAS सिद्धार्थ कुमार सिंह ने इसके लिए खेती में तकनीक की मदद ली। उन्होंने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से इराक के बरेही नस्ल के खजूर की मारवाड़ के शुष्क जलवायु में भी खेती को कर दिखाया। पाली जिले से सटे रूपवास गाँव की पहाड़ियों के पास 5 हेक्टेयर में 500 से भी अधिक खजूर के पेड़ों को तैयार किया है। इस पर लगने वाले उत्तम किस्म की विदेशी खजूरों की मार्केट में भी खासी मांग है। पश्चिमी राजस्थान में अगर सामान्य किसान भी इस टेक्नोलॉजी से विदेशी नस्ल के खजूर की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें भी काफी मुनाफा हो सकता है और ये तकनीक किसानों की इनकम दोगुनी करने में भी कारगर हो सकती है। जहां 10 साल पहले खजूर के एक टिश्यू के पौधे की कीमत 2500 रुपए हुआ करती थी, वहीं अब उसकी कीमत 4000 रुपए के करीब हो गई है। हालांकि पहले सरकार की ओर से 90% तक सब्सिडी दी जाती थी, वहीं अब 75% तक सब्सिडी दी जाती है। राजस्थान में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग की कवायद तैयार किया जा रहा है। 10,000 करोड़ का प्रस्ताव। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार सोलर एनर्जी को लेकर काम कर रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में सोलर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ही सोलर उपकरणों की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सोलर उपकरण विनिर्माण इकाइयों से जुड़े उद्यमी सुझाव दें, जिनके आधार पर नीति और नियमों में संशोधन की आवश्यकता हुई तो उन पर भी सरकार प्राथमिकता से विचार करेगी। वहीं दोस्तों, ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए RDSS योजना के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिससे नए 33/11 kV ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण होंगे तथा फीडर सुधार जैसे कार्यों को गति मिलेगी और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति भी संभव होगी। राजस्थान में कई दवा फार्मों पर लगाया गया प्रतिबंध, 5 दवाओं के नमूने जांच में हुए फेल। देखिए दोस्तों, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने कई दवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया उनके विभिन्न 5 दवाओं के नमूने जांच में फेल हो गए, जबकि 33 दवाओं की आपूर्ति नहीं किए जाने पर भी कई कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है। जिन कंपनियों की दवाई जांच में फेल हो गई है, दवा की आपूर्ति निर्बाध नहीं की गई है, वो कंपनियां अब दवाओं के 1, 2 या 3 वर्ष के टेंडर में भाग नहीं ले सकेगी। दवाओं की गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में इस सीजन 15% ज्यादा बारिश। अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम, जाने दोस्तों। देखिए दोस्तों, राजस्थान में बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर रखा है। दरअसल इस सीजन राज्य में 15% ज्यादा बारिश हुई। IMD ने बताया कि बारिश का दौर अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके बाद इसमें कमी दर्ज की जा सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं दोस्तों, IMD ने यह भी बताया कि 16 और 17 जुलाई से राजस्थान में मानसून फिर से रिकवर कर सकता है। ऐसे में 16 जुलाई के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू भी हो सकता है। पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब 3 महीने की पेंशन ले सकते हैं एडवांस में। जानिए दोस्तों, कब से शुरू होगी ये सुविधा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अब अपने 3 महीने की पेंशन के बराबर राशि एडवांस ले सकते हैं। राज्य सरकार अर्जित पेंशन अग्रिम निकासी पहुंच योजना शुरू कर रही है। योजना 1 अगस्त से सभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में करीब 4.5 लाख सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। पेंशनर्स की कुछ कार्यों के लिए जरूरत के हिसाब से एडवांस की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 3 महीने की पेंशन के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों बैंकों के माध्यम से ऋण यानी लोन के रूप में अग्रिम पेंशन दिलाना। ये सुविधा IFMS 3.0 पर दी जाएगी। ये योजना 1 अगस्त से शुरू की जाएगी। क्या भजनलाल सरकार बजट में बांटेगी मुफ्त की रेवड़ियां? वित्त मंत्री दिया कुमारी से जनता को बड़ी आस। देखिए दोस्तों, वित्तीय अनुशासन की बात करें तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्षण देखे जा सकते हैं, जिसमें कुछ नए तरह के टैक्स लगाकर सरकार का राजस्व बढ़ाना, मुफ्त में दी जाने वाली सौगातों से बचना, जैसे बिजली, पानी, अनाज जैसी चीजें मुफ्त में देने की घोषणाएं नहीं करना, खर्चों में कटौती करना, घाटे पर नियंत्रण रखना और लोक लुभावनी घोषणाएं न करना भी शामिल होता है। इसके साथ ही विकासवादी दृष्टिकोण दिखाते हुए डेवलपमेंट की योजनाएं लाने पर भी सरकार का फोकस दिखता है। सरकार की प्राथमिकता में ऐसे काम होने चाहिए जिससे विकास का नजरिया स्थापित हो सके, ऐसे काम जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तंत्र में बेहतर सुधार हो सके, कृषि उपज बढ़ सके। जबकि लोक लुभावनी बजट की बात करें तो उसमें सरकार जनता के लिए सिर्फ मुफ्त की सौगातों पर ही ज्यादा फोकस करती है। ऐसी घोषणाओं को आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी जनता के लिए संबल का नाम देती है, जबकि विपक्ष में बैठी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियों का नाम देती है। ये शब्द अब आपने चुनावों में बहुत बार सुन भी लिया होगा। सत्ता बदलने पर नेताओं का नजरिया ऐसी घोषणाओं के प्रति बदल जाता है। ऐसे में अब की बार भजनलाल सरकार और उनकी वित्त मंत्री दिया कुमारी से जनता को भी बड़ी आस है कि क्या अब भजनलाल सरकार बजट में मुफ्त की रेवड़ियां बांटेगी या फिर नहीं। ये तो अब 10 जुलाई को यानी कल को ही पता चलेगा, जब विधानसभा में बजट पेश होगा। उपचुनाव की तैयारी में विवादित बयान बना, गुढ़ा के लिए गले की फांस, भड़क उठे डॉक्टर और बिजली विभाग के कर्मी।
देखिए, राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान लाल डायरी को लेकर चर्चाओं में रहे राजेंद्र गुढ़ा इन दिनों सुर्खियों में है। अब एक और नए विवाद में वो उलझ गए। हाल ही में राजेंद्र गुढ़ा ने बीडीके अस्पताल में प्रदर्शन के दौरान सीएमएचओ को हिजड़ा और अन्य डॉक्टरों को नपुंसक कहकर संबोधित किया। उनके इस बयान से डॉक्टर्स ने मिलकर विरोध व्यक्त किया है। अब वे लगातार नेताजी का विरोध कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मुरहम की तैयारी में जुटे कलाकार बेजोड़ कारीगरी और दिलकश नक्काशियों से तैयार कर रहे ताजिए। देखिए दोस्तों, देश भर में मुस्लिम समुदाय 17 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार मनाएगा। इसको लेकर बीकानेर में भी मुस्लिम समाज के कारीगर ताजिया बनाने में जुटे हुए हैं। बीकानेर के मुस्लिम मोहल्ले में कलाकार और बच्चे हर बार ताजिए बनाते हैं।